नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र और आज हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह। गोरखपुर सीट यूं तो वैसे ही चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, तो अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट है, वैसे भी हाई प्रोफाइल रही है। लेकिन वो चर्चा में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहां पर गुरुवार को भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चंद्रशेखर आजाद, उनके नाम की भी घोषणा उनकी पार्टी ने कर दी है। वो भी वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी, जो बीजेपी के बहुत ही पुराने नेता रहे स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल, उनकी पत्नी को टिकट देगी, जो गुरुवार को ही सपा में शामिल हुई हैं। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है। गोरखपुर के राजनीतिक परिदृश्य पे ही हम मनोज जी से बात करेंगे। मनोज जी, पूरा चर्चा में है आपका शहर, और अगर खासतौर पे इस गोरखपुर शहर जो विधानसभा सीट है, यहाँ पे लगातार राधा मोहन अग्रवाल जी विजयी होते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कह लीजिए कि वो परंपरागत सीट ही बन गई है पिछले 4-5 चुनाव से, 6 चुनाव से। राधा मोहन अग्रवाल जी का पहली बार जब टिकट काटा गया तो उनकी ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि शायद वो कुछ इसके खिलाफ जाएंगे या क्या करेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी से उनको एक खुला ऑफर भी मिला। अभी की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है वहां पर, वहां गोरखपुर में किस तरीके की चर्चाएं हैं? अब देखिए, आज से तो काफी मतलब यहाँ का राजनीतिक तापमान है जो बहुत बढ़ गया। पहले तो 15 तारीख को जब योगी आदित्यनाथ को के यहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, उसी जी। के बाद से काफी चर्चा शुरू हो गई। तो अब उसके बाद से दो तरह की चर्चा थी और बहस थी कि उनके खिलाफ जो हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो जाहिर है कि एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेंगे कि खुद जब योगी आदित्यनाथ मैदान में आ गए हैं तो वो आखिर कौन कौन से लोग आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। फिर दूसरी ये चर्चा मीडिया में बहुत थी कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल क्या करेंगे। तो क्योंकि उसे इसलिए भी बल मिला कि उन्होंने बहुत ही एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी थी कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और पार्टी का निर्णय स्वागत योग्य है। इसके बाद वो उन्होंने कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया। और जी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने खुला ऑफर कर दिया। तो लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की राजनीति रही है, उसमें ये उम्मीद कम है कि वो कोई बगावत या कोई दूसरा और कदम उठाएंगे। तो अब जाहिर है कि और दलों से कौन से प्रत्याशी आते हैं। तो आज जैसे एक नया राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि उपेंद्र शुक्ला, जिनकी पिछले साल मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था, उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटे आज गए अखिलेश यादव से मिले, और साथ में विनय शंकर तिवारी भी थे, चिल्लू पार के जो विधायक हैं और जो अभी सपा में आए हैं। इसके अलावा सपा के यहाँ के सारे प्रमुख नेता भी थे। तो इससे लगता है कि सपा उनकी पत्नी को उम्मीदवार बना सकती है। और इसके पीछे कारण है, इसके पहले उपेंद्र दत्त शुक्ल के बेटे और पत्नी कांग्रेस के भी संपर्क में थे, कांग्रेस से भी उनकी बातचीत चल रही थी। तो वो दरअसल हुआ ये कि जब उनकी मृत्यु हुई है तो उसके बाद जिस तरह से उनके परिजनों की उपेक्षा हुई, और वो इससे काफ़ी दुखी थे वो लोग। और उसको लोगों की सिंपैथी, भाजपा के अंदर भी उस परिवार से सिंपैथी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ गए नहीं, इस बात की जो हुई थी कि योगी आदित्यनाथ उनके परिवार से मिलने नहीं गए। तो अब शायद उनको और लड़ाया जाए, और इस बात के लिए ये भी एक इस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है कि उनकी प्रत्याशिता को बल मिल रहा है कि गोरखपुर शहर सीट में कायस्थ और वैश्य समुदाय के अलावा जो दूसरी बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो ब्राह्मण है। तो इसलिए हो सकता है कि इसके पहले सुनील सिंह की भी चर्चा हो रही थी, जो योगी आदित्यनाथ के शिष्य जी। रहे हैं हिंदू कवानी के। हम्म। और कांग्रेस से सुनील शास्त्री की चर्चा हो रही थी। तो अभी तक आम आदमी पार्टी से एक विजय कुमार श्रीवास्तव भी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, और उन्होंने काफी लंबे समय से वो भी तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर लगता है कि कोई एक साझा उम्मीदवार नहीं आएगा, जैसा कि 2018 में हम्म।
जो बाई इलेक्शन हुआ था तो सभी एकजुट हुए थे और परिणाम एक अप्रत्याशित आया था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन इस चुनाव में लग रहा है कि सब अलग लड़ेंगे और बहुत ज्यादा उम्मीदवार होंगे। सब बसपा भी किसी न किसी को लड़ाएगी, क्योंकि वो अब यहाँ पर तो दलित वोटों के लिए बसपा भी और चंद्रशेखर आजाद भी दो दावेदार खड़े हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद कोशिश करेंगे कि वो दिखाएं कि वो दलितों के असली प्रतिनिधि, सच्चे प्रतिनिधि वही हैं। तो और लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो सीट की गोरखपुर की स्थिति है बड़ी दिलचस्प है जी कि और पिछले 8 चुनाव से बीजेपी यहाँ जीतती आ रही है। 1989 में यहाँ पर शिव प्रताप शुक्ला लड़े थे और उन्होंने सुनील शास्त्री को हराकर वो विधायक बने थे। उसके बाद 4 बार वो लगातार जीतते रहे। लेकिन 2002 के पहले उनकी योगी आदित्यनाथ से उनकी ठन गई और दोनों आमने सामने आ गए। और योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा से चुनाव लड़ाया और शिव प्रताप शुक्ला अधिकृत प्रत्याशी थे बीजेपी के। लेकिन वो तीसरे पर चले गए, उनको करीब 15,000 ही वोट मिले और राधा मोहन दास अग्रवाल जीत गया। उसके बाद से 4 बार वो जीतते रहे जी। लेकिन तो 2012 में जब इस गोरखपुर और पूरे प्रदेश में जब विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ है तो उसमें गोरखपुर जो विधानसभा थी अब गोरखपुर शहर के नाम से हो गई। और उसमें जो पिछड़ों की आबादी और माइनॉरिटी यानी मुसलमान जो वाला आबादी वाला हिस्सा था वो रूरल में चला गया, गोरखपुर रूरल में चला गया। तो उससे बीजेपी के लिए ये सीट और अनुकूल हो गई। इसीलिए देखेंगे कि 2012 के चुनाव में राधा मोहन दास अग्रवाल का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी जी जी। और फिर 2017 में वो और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ी थी, पहली बार विपक्ष का प्रत्याशी करीब 63,000 वोट पाया था। लेकिन इसके पहले यहाँ पर जो कांग्रेस की बहुत दयनीय प्रदर्शन रहा है, मैंने पिछले 4 चुनाव का देखा। 2002 में वो करीब 3,000 के आसपास वोट मिला था। फिर इसी के आसपास उनको 2007 में भी मिला था। फिर तो 12 में जरूर मनोज जी मुझे एक बात ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि साझा उम्मीदवार उतरने की योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब उम्मीद कम ही दिख रही है, तो ये उनके फायदे में रहेगा या फिर इसका उनको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर नुकसान और फायदा बहुत मायने नहीं रखेगा, योगी आदित्यनाथ की जीत एक तरीके से सुनिश्चित है? किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए हमेशा जो इसके पहले के जो चुनाव हुए, गोरखपुर लोकसभा का भी होता था जब योगी आदित्यनाथ लड़ते थे, या विधानसभा की भी होता था, तो ज्यादातर विपक्षी दल ये मानकर बेमन से यहाँ लड़ते थे कि ये उनकी यहाँ कोई पोजीशन नहीं है और जीत नहीं सकते। तो आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव की मैं बताऊं कि 1989 से लेके अब तक, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कभी एक प्रत्याशी लगातार चुनाव नहीं लड़ रहा है। न उसने गोरखपुर शहर की सीट को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। हमेशा नए प्रत्याशी आते रहे और चुनाव बाद गायब हो जाते रहे। तो कोई संघर्ष चाहे वैचारिक रूप से भी और जनता के साथ रह के भी यहाँ के मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष का कोई नेता बनी नहीं, स्थापित नहीं हो पाया जो इन लोगों को चैलेंज दे पाए। ये एक बड़ी कमजोरी रही है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ खुद लड़ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री रहते हुए लड़ रहे हैं, और जो इस तरह की उत्तर प्रदेश की इस बार हवा है उसको देखते हुए बहुत दिलचस्प मुकाबला पूरे यूपी में हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ उसके केंद्र में है, क्योंकि तमाम बड़े नेता उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी जो है छोड़ के गए हैं और उन पर पिछड़ा दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। तो अब यहाँ का चुनाव सिर्फ जीत हार का मसला नहीं रह गया है कि किसको कितना वोट मिलता है, कौन होता है। योगी की ज्यादा से ज्यादा घेरेबंदी करना और पूरे प्रदेश के जो मुद्दे हैं उसको गोरखपुर में लाके उनके चुनाव क्षेत्र में उसको स्थापित करना। तो जैसे चंद्रशेखर के आने से ये होगा कि पूरा चुनाव जो है बहुत ज्यादा मीडिया सेंट्रिक हो जाएगा ही गोरखपुर का चुनाव, और लगातार चंद्रशेखर के इंटरव्यू और उनके हर कदम पर वो उसकी चर्चा होगी। तो चंद्रशेखर इसीलिए लड़ने आ रहे हैं कि वो एक बहुत ज्यादा उनको चर्चा मिलेगी, उनकी पार्टी को भी चर्चा मिलेगी। तो इससे आने वाले बनारस में 2014 में अरविंद केजरीवाल जैसे लड़े थे, जी काफी उसको हाइप मिला था मीडिया में कि बहुत तगड़ी चुनौती देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं।
नतीजों में वो बात नहीं आई, क्योंकि देखिए जो वास्तविकता है, जो नतीजा होता है वो एकदम धरातल पर क्या समीकरण है, किस तरह की स्थितियां हैं उस पर बनता है। जी गोरखपुर शहर की सीट जो है वो बहुत ही अनुकूल है बीजेपी के प्रति। हम्म, लेकिन ये जरूर होगा, दिलचस्प होगा कि अगर उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी आती हैं तो एक मुकाबला उतना आसान नहीं रहेगा कि जितना पहले यहाँ पर बीजेपी उससे जीतती रही है। जी और साथ में चंद्रशेखर रहेंगे जो हमको लगता है कि ये लगातार कोशिश ये करेंगे कि वो बताएं कि योगी आदित्यनाथ दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, हम्म, और उन्होंने उनके शासनकाल में दलितों पर इतने अत्याचार हुए। तो ये सब सवाल जो यहाँ पर घेरे जाएंगे, ये हो गया स्थानीय सवाल होने के साथ साथ पूरे जो यूपी के सवाल यहाँ पर उनकी घेरेबंदी की जाएगी। वो उससे क्या होगा कि योगी को भी यहाँ पर समय देना पड़ेगा। जी जी हाँ, और ये भी उस तरह होता से है बड़े बड़े नेताओं के साथ कि अगर उनको अपनी सीट पर ही कुछ दिन, 2-4 दिन लोग विपक्षी पार्टियां बांधे रखें तो एक जी हार जैसी स्थिति वो भी हो जाती है कि उनको पूरे बिल्कुल। और प्रदेश में और जगह जाने का मौका न मिले। मनोज जी, मुझे एक बात और बताएं कि ये जो आपने 2018 की बाई इलेक्शन हुए थे गोरखपुर में, और वास्तव में बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट था वो। उपेंद्र दत्त शुक्ल को जब टिकट मिला था तब भी ऐसा कहा जा रहा था कि शायद योगी जी इनको नहीं चाहते थे कि इनको टिकट मिले। बाद में जब हार गए तब भी ये कहा गया कि योगी जी ने उतने मन से प्रचार नहीं किया। और अभी आप जो कह रहे हैं कि उनकी उपेक्षा पार्टी, उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उपेक्षा की जा रही, तो उपेक्षा किस तरीके से की गई? क्या ये स्थानीय नेताओं की ओर से या प्रदेश स्तर के नेताओं से? एक बात तो आपने बताई कि योगी जी भी उनके यहाँ उनके घर तक नहीं गए, उनके जी यही उनकी सबसे मृत्यु के बाद। ये जी जी भाजपा नेता तो गए थे, हम्म, लेकिन उपेंद्र और योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे राजनीतिक कैरियर में बहुत अजीब से रिश्ते रहे। हम्म, क्योंकि उपेंद्र शुक्ल ने अपनी जो राजनीतिक कार्य क्षेत्र बनाया था, वो तब का जो कौड़ीराम विधानसभा क्षेत्र था। जी तो वहां पर वो 2 बार चुनाव लड़े, टिकट के प्रबल दावेदार हुआ करते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रभाव के चलते एक बार उनका टिकट काट के दूसरे उम्मीदवार को मिल गया था। तो उसके कारण वो हारे, तो फिर वो बागी होके भी लड़े थे। अच्छा। तो लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो उसका उनको मलाल था कि अगर योगी आदित्यनाथ ने हमारा विरोध नहीं किया होता और हमको सपोर्ट किया गया होता तो वो विधायक हो गए, तो फिर वो राजनीतिक करियर में काफ़ी आगे जाते। लेकिन वो बार बार वहाँ सफल हुए और फिर इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया और संगठन में आ गए, संगठन में पूरा समय दिया उन्होंने। तो और सांगठनिक संगठन क्षमता उनके अंदर थी पार्टी में, इसको इस बात को बहुत सम्मान लिया जाता है कि उन्होंने संगठन के लिए बड़ा अच्छा काम किया। तो इसी को देखते हुए जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने सीट छोड़ी थी तो उनको दिया गया था। और इस निर्णय का बीजेपी के अंदर बहुत स्वागत हुआ था कि एक कार्यकर्ता को दिया गया है। अब ये जरूर है कि वो कुछ अति आत्मविश्वास था कि गोरखपुर से कहाँ कोई बीजेपी का प्रत्याशी हार सकता है। कुछ उस ये भी उस चुनाव में बात हुई कि हिंदी व वाहिनी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ लगती थी, उपेंद्र दत्त शुक्ला के साथ नहीं लगी। तो कई ऐसी चीजें बनी कि एक तो विपक्ष की एकता बड़ी सुदृढ़ बनी थी, और दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से जिस तैयारी, जैसे योगी आदित्यनाथ हम्म, लड़ते रहे जब भी लोकसभा का चुनाव, तो एक एक बूथ पर 3 तरह के शक्तियां काम करती थी। एक तो बीजेपी का संगठन काम करता था, फिर उसके पैरेलल हिंदू वाहिनी का भी संगठन काम करता था, और फिर और जो उनके समर्थक हैं वो लोग भी लगते थे। तो उस तरह से चुनाव होता था, इसलिए उनको बड़ी जीत मिलती थी। उस तरह का उपेंद्र दत्त शुक्ला के साथ हुआ नहीं। जी और हाँ, फिर वो 2019 में भी उनको उम्मीद थी, जैसे हारे थे बहुत ज़्यादा हाँ, वोटों से भी नहीं हारे थे, लेकिन फिर उनको 2019 में टिकट नहीं मिला। हम्म, तो अगर वो 2019 में मिला होता तो शायद सांसद होते, वहां से रवि किशन को लाया गया। तो जी मुझे जी लगता है कि कहीं उनके परिवार की ये फीलिंग थी कि वो चूंकि एक खुददार कार्यकर्ता थे, जमीनी आदमी थे, और ब्राह्मण होने के नाते उनकी ब्राह्मणों में पैठ भी थी, तो उसके बजाय रवि किशन शुक्ला को बाहर ला के वो ज्यादा आज्ञाकारी और भक्ति प्रदर्शित करते हैं योगी आदित्यनाथ के प्रति। उपेंद्र हम्म, दत्त शुक्ला शायद इस तरह से नहीं करते थे, इसलिए हाँ, उनको किनारे लगाया गया। और जी फिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। तो हम्म, उसके बाद भी जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, या उनके परिजनों को राजनीति में या दूसरे जगहों पर भी कुछ
एडजस्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, वो एकदम से नहीं हुआ। तो जी उससे वो परिवार बहुत दुखी हुआ, दुखी और हुआ। जिसको सपा में फायदा। चले गए हैं वो लोग। एक चीज, ये हिंदू युवा वाहिनी का आप जिक्र कर रहे हैं, और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का संदर्भ है, उसमें उसका जिक्र ना हो तो ये होता भी नहीं है। लेकिन जी जी। हिंदू युवा वाहिनी की एक तरीके से जो रीढ़ थे सुनील सिंह भी छोड़ गए हैं, और सुनील सिंह तो बिल्कुल इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, और पर्सनल बातचीत में बहुत सारी चीजें ऐसी कहते हैं कि लगता है कि वो बहुत ज्यादा उनसे खफा है। हिंदू युवा वाहिनी का अब क्या रोल रह गया है, कितना रोल रह गया है, और कितनी अ, फिर से वो एक बार जो आप बूथ पे कह रहे हैं वहां वो अपनी कितनी भूमिका निभा पाएगा, या उसकी कितनी जरूरत पड़ेगी इस चुनाव में? अब तो हिंदू अबानी की उस तरह की ताकत नहीं रह गई। 2002 में आप देखें कि हिंदू अबानी के गठन की क्यों हुआ, इसका भी बड़ा एक रोचक है। क्योंकि 1998 में पहली बार लोकसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़े थे, और जमुना निषाद उनके प्रतिद्वंदी थे, तो उसमें करीब 21-22 हज़ार के अंतर से उनकी जीत हुई थी। लेकिन 99 का चुनाव सिर्फ 7 हज़ार वोट से जीत हुई थी। हम्म। उसमें भी ये होता है कि बहुत सारे आरोप लगा था कि काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी भी हुई, बहुत कम अंतर से। और ये एक सबके लिए मतलब एक प्रत्याशित था कि योगी आदित्यनाथ हारते हारते उसमें बचे थे। तो उसी के बाद से उन्होंने अपनी राजनीति की दिशा भी बदली, और फिर 2002 में हिंदू वाहिनी बनाई, और उसके जरिए इस क्षेत्र में एक सांप्रदायिक राजनीति की एक नई धारा उन्होंने शुरू की, जिससे उनको बहुत फायदा भी हुआ। और यहाँ पर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा, ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसमें हिंदू वाहिनी उनकी असल ताकत थी, क्योंकि उसमें बहुत नौजवानों की बड़ी संख्या थी जो उनसे बहुत प्रभावित थे, उनकी राजनीति से। सुनील सिंह जैसे लोग उस समय छात्र थे, और उनका ये योगी आदित्यनाथ का ये हिंदुत्व का चेहरा देख के प्रभावित होकर उनके साथ जुड़े थे। ज्यादातर उस समय इसी तरह के नौजवान थे जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, और उनके अंदर एक नया आकर्षण पैदा हुआ था योगी आदित्यनाथ को देखकर, उनके साथ जुड़े थे। और वो पूरी हिंदू वाहिनी जो थी वो एक निजी सेना के तौर पर काम कर रही थी। और उन्होंने उनकी राजनीति तो नकारात्मक थी बहुत, तो उसका नुकसान हुआ इस पूर्वांचल में। सैकड़ों सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई, कई बार कर्फ्यू लगाने की नौबत आई, शहर बंद हो रहा, वो तो एक अलग हिस्सा है। लेकिन वो उसके साथ साथ एक और प्रक्रिया ये चलती रही कि बीच बीच में हिंदू वाहिनी के कुछ नेताओं को योगी आदित्यनाथ बीजेपी से टिकट दिलाने में भी सफल रहे, और दबाव बनाते थे। ये आप देखेंगे कि 2002 जो जिस चुनाव का मैं जिक्र कर रहा था, शिवप्रताप शुक्ला के विरुद्ध राधा मोहन दास अग्रवाल को खड़ा करना, तो वो जी। अगले 10 साल और चला। हर चुनाव के वक्त, चाहे वो लोकसभा चुनाव होता था या विधानसभा चुनाव होता था, तो भाजपा संगठन और योगी आदित्यनाथ में ठन जाती थी। योगी आदित्यनाथ बहुत सारे अपने समर्थकों को, हिंदू वाहिनी के लोगों को टिकट दिलवाना चाहते थे, और बीजेपी के लोग संगठन उनको मानता नहीं था। तो कई बार उन्होंने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े किए, उनको जिताया भी। जहां नहीं जीते वहां बीजेपी हार गई, इस तरह से होगा। लेकिन 2012 के बाद एक बीजेपी संगठन ने, जो उत्तर प्रदेश का संगठन था, उसका नेतृत्व था, उसने मान लिया कि इस पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, और उनके कहे अनुसार अगर टिकट दिया जाता है तो बीजेपी को अच्छी सफलता मिलेगी। फिर योगी आदित्यनाथ ने भी एक भाजपा से टकराहट की राजनीति को छोड़ा। लेकिन इससे हिंदू वाहिनी के लोग असंतुष्ट होने लगे, क्योंकि उनके अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई थी कि 2-3 लोग उनके विधायक बन चुके थे, जैसे राघवेंद्र सिंह पिछले बार बने हैं, एक बार शंभू चौधरी बने थे, राधा मोहन दास अग्रवाल तो बने ही थे। फिर और भी कई जगह, जैसे अभी मेदावल के जो विधायक हैं वो भी पहले हिंदू वाहिनी में ही थे। तो ये सुनील सिंह सहित जो और नेता थे जो स्थापना के समय ही आए थे, उन लोग की इच्छा थी, जब उन्होंने 2014 के चुनाव के बाद जिस तरह से यूपी में प्रचंड सफलता मिली बीजेपी को, तो 2017 के लिए उन्होंने उसी समय तैयारियां शुरू कर दी। सबने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र चुन लिए थे। उनको लगता था कि योगी आदित्यनाथ हम लोग को टिकट दिला देंगे और हम लोग विधायक बन जाएंगे, हम लोगों ने इतना त्याग बलिदान किया है जी। हिंदुत्व के लिए, तो उसका समय आ गया है उसका प्रतिदान में लेने का।
हाँ। लेकिन उसके ठीक उल्टा योगी आदित्यनाथ ने ये कहा 2017 के चुनाव के समय कि हिंदू वाहिनी को बीजेपी को जिताने के लिए सहयोग करना है और इसमें टिकट उकट के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो भी भाजपा जिसको भी टिकट देती है उसको जिताना है। तो इन लोगों को बहुत निराशा हुई और इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो ये कुछ बड़े नेता हैं जो लड़ना चाहते हैं। इसी बात की टकराहट हुई थी और फिर वो सुनील सिंह सहित तमाम जो नेता थे वो अड़ गए कि नहीं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने सबको निकाल दिया। उसमें करीब 16-17 बड़े नेता थे हिंदू वाहिनी के जो शुरू से ही जुड़े थे और उन्होंने अपने अपने इलाके में थोड़ी जान पहचान भी बनाई थी। तो वो फिर उस चुनाव में भी 2017 में वो बागी बन के लड़े थे। कुछ लोग शिवसेना से सिंबल लेकर आए थे जी जी। और चुनाव लड़े थे, लेकिन कहीं उनको सफलता नहीं मिली। तो फिर लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो सुनील सिंह को भी एक केस में गिरफ्तार किया गया, फिर उस पर रासुका लगी और काफी जेल में उनको रहना पड़ा। उसके बाद वो काफी कट्टर विरोधी हो गए हाँ, और फिर सपा में शामिल हो सपा गए। में शामिल हो गए लेकिन और ये बड़ी चर्चा थी कि शायद टिकट मिले हाँ उनको भी और लड़े हाँ, जीते। वो इच्छा भी जता रहे हैं। उन्होंने तो फेसबुक पर लिखा है कि हम इस हाँ चुनाव को बहुत कठिन चुनाव बना देंगे। जी। लेकिन ये इन लोग के जाने से ये जरूर हुआ कि हिंदू वाहिनी की जो ताकत थी हम्म ये काफी कमजोर हो गई। हम्म और दूसरी बात हुई होगी कि जब मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ तो उनको भी लगा कि हिंदू वाहिनी जो पहले जिस तरह की राजनीति किया करती थी अब उसकी जरूरत नहीं है। अगर हाँ उसी तरह की वो राजनीति करेगी तो मुख्यमंत्री रहते हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। तो हम्म, उन्होंने कहा, मीटिंग करके कहा कि हिंदू वाहिनी और हिंदू वाहिनी के जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो ऊपर से बीजेपी के नेतृत्व ने दबाव डाला था कि अब आपको हिंदू वाहिनी की जरूरत नहीं है, उसको भंग कर दीजिए। क्योंकि अगर वो रहेगी तो एक पैरेलल संगठन के रूप में तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, उसका टकराहट होगी, कानून व्यवस्था का भी वही सवाल आएगा। तो उसमें भी आप, क्योंकि उसके संरक्षक हैं, आज भी हाँ संरक्षक हैं योगी आदित्यनाथ। हम्म तो उन्होंने हिंदू वाहिनी को कहा कि वो वो रचनात्मक कार्य करे। हम्म अब रचनात्मक कार्य करने का तो संगठन था नहीं ना, वो बना था। तो जी तो शुरू में आप देखेंगे कि 2017 के बाद वो कई जगह वो लोग अफसरों से टकराने लगे थे और कुछ ऐसा हुआ तो उन लोगों को बहुत कड़े निर्देश दिए गए कि ये सब अब नहीं चलने वाला है, रचनात्मक कार्य करना है। तो रचनात्मक कार्य की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई जी उनको जानकारी नहीं थी। तो वो धीरे धीरे वो निष्क्रिय हो गए और आज की तारीख में उसकी निष्क्रियता और उसकी कमजोरी का पहला परिणाम यह है कि 2018 का जो उपचुनाव हुआ जिसमें अच्छा जी वो कुछ नहीं है। लेकिन आज की तारीख में वो चाहे भी तो वो उस तरह का ना उनका संगठन रह गया है, ना उस तरह के उसमें तेज तर्रार कार्यकर्ता रह गए हैं। जी क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया है और सबने अलग अलग राजनीतिक दलों का ठौर पकड़ लिया है, सबको अपना कैरियर बनाना है। तो हम्म वो कुछ लोग रह गए हैं जिनकी प्रभाव बहुत कम है। तो अगर आप चाहें भी तो आज की तारीख में उसको एकाएक एक्टिवेट करना, सक्रिय करना और उसको पहले की तरह उसको लगा लेना, ये अब तो नामुमकिन लगता है। यानी अब एक तरीके से योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से बीजेपी के ही संगठन पर निर्भर रहेंगे, जो उनका अपना पैरेलल संगठन था न तो रहा, और अगर होगा भी तो वो उसमें उनकी कोई मदद करने की स्थिति में अब नहीं है। नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपसे आगे फिर चर्चा करेंगे क्योंकि गोरखपुर छठे चरण में चुनाव है 3 मार्च को। तो तब तक जी लगातार वो चर्चा में बना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। आपका। नमस्कार।